नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज मैं चर्चा करूंगा एक अति गंभीर मामले के ऊपर कि बीजेपी के अलग अलग राज्यों से बगावत के बिगुल फूके जा रहे हैं बीजेपी में। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह चुनाव के मुहाने पे बीजेपी में अलग अलग राज्यों में उठ रहे इन बगावती बिगुल को कैसे शांत करेंगे। ये अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए सबसे बड़ी जो है कि संकट की स्थिति बनी हुई है, सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। और जी हाँ मित्रों, बगावत के बिगुल अगर कुछ ऐसे वैसे राज्यों से आती तब तो फिर कुछ समझा भी जा सकता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गढ़ माने जाने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गृह राज्य, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के गृह राज्य गुजरात से बगावत की तस्वीर आई है मित्रों। और ये चौकन्ना कर देने वाली तस्वीर है। गुजरात में बड़ोदरा सीट से सांसद रंजन भट्ट, जो कि 10 वर्षों से बड़ोदरा में सांसद हैं, उन्हें तीसरे टर्म के लिए भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया मित्रों, और उन्होंने टिकट लौटा दिया। बीजेपी में, गुजरात बीजेपी में, जहां पे माना जाता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के बिना कोई पत्ता भी गुजरात बीजेपी में नहीं हिलता है, वहां पे इसे अत्यंत आश्चर्यपूर्ण ढंग से देखा जा रहा है कि आखिर क्यों रंजन भट्ट को यह लग रहा है कि वो चुनाव नहीं जीत सकती हैं। उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले, युद्ध के मैदान में आने से पहले ही अपने हथियार डाल दिए हैं। और बड़ोदरा की सीट मित्रों कोई सामान्य सीट नहीं है। आप लोगों को याद होगा कि जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा की 2 सीटों से चुनाव लड़े थे एक साथ, उन्होंने गुजरात के बड़ोदरा से सीट चुनाव लड़ी थी और दूसरा बनारस से उन्होंने लड़ा था, और लास्ट में बड़ोदरा उन्होंने छोड़ दिया था। और वहाँ पे जब उपचुनाव हुए थे तो उस उपचुनाव में रंजन भट्ट को टिकट दिया गया था और वो सांसद बनी थी 2014-2019 में। तो आखिर रंजन भट्ट तीसरी बार सांसद बनने के लिए क्यों तैयार नहीं है? सबसे बड़ा सवाल कि क्या कोई व्यक्ति तीसरी बार सांसद बनना नहीं चाहेगा? नहीं मित्रों, रंजन भट्ट के अपने आकलन के अनुसार जब उन्हें लगा कि वो चुनाव हार जाएंगी, बड़ोदरा भारतीय जनता पार्टी का सबसे सुरक्षित सीट, गुजरात में सबसे सुरक्षित दुर्ग, अगर देश की बात करें तो गुजरात सबसे सुरक्षित, और गुजरात की बात करें तो बड़ोदरा सबसे सुरक्षित, और वहां से 10 सालों से सिटिंग सांसद चुनाव लड़ने से मना कर दे रहे हैं, बीजेपी की टिकट को लौटा दे रहे हैं। इसके आशय काफी गहरे हैं। गुजरात में ये कोई पहली टिकट नहीं लौटाई गई है मित्रों, गुजरात बीजेपी में ये दूसरे टिकट को लौटाया गया है। मित्रों, अगर हम लोग देखें भारतीय जनता पार्टी में अगर बड़े पैमाने पे बगावत के बिगुल को, तो इसकी पहली झलक हम लोगों को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दरमियान में दिखी थी। तब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी को फोन किया था और उन्हें मनाया था कि आप बागी प्रत्याशी के रूप में चुनाव ना लड़ें, आपका मैं पूरा ध्यान रखूंगा। वो वीडियो काफी वायरल हुआ था मित्रों, उसमें सबों ने देखा था हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव के दरमियान में। लेकिन वो बागी प्रत्याशी नहीं माने प्रधानमंत्री जी के फोन करने से भी, और वो बागी प्रत्याशी अपने सीट से खड़े हुए और उनके कारण वहां पे वोटों का बंटवारा हुआ। भारतीय जनता पार्टी हारी, कांग्रेस जीती। यानी बीजेपी आला कमान को जिसका डर था वो हिमाचल प्रदेश में वही हुआ था। ये मैं मानता हूं कि बड़े पैमाने पे, छोटे स्तर पे ही सही, बगावत की पहली बिगुल थी। लेकिन अब ये बगावती बिगुल जिस तरह से गुजरात में पहुंची है, ये एक तरह से बीजेपी की व्याख्या करने के लिए सन्न कर देने वाली स्थिति है। ऐसे स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह क्या निर्णय लेंगे, वो देखने लायक स्थिति है। और मामला केवल गुजरात तक सीमित नहीं है मित्रों। अगर हम लोग देखें, कर्नाटक में भी बगावत के बिगुल फूके जा रहे हैं, वहां पे भी बगावत के कई कहानियां निकल के सामने में आ रही हैं मित्रों। 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं, बीजेपी 25 लोकसभा की सीटों को जीती थी। अभी हाल में जब माननीय प्रधानमंत्री जी कर्नाटक गए थे और कर्नाटक के शिवमोगा, वहां पे प्रधानमंत्री जी ने रैली की थी। प्रधानमंत्री जी के रैली के लिए ईश्वरप्पा जी से विशेष आग्रह किया गया था कि कर्नाटक बीजेपी के वरिष्ठ नेता ईश्वरप्पा जी,
उनको बुलाने के लिए, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी के रैली में नहीं आए और ईश्वरप्पा ने भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के विरुद्ध निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। तो आप सोच के देखिए कि कर्नाटक की क्या स्थितियां दिख रही हैं। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वरिष्ठ नेता सदानंद गौड़ा ने भी जो है कि विरोध के बिगुल फूंक दिए। और कर्नाटक से जो कहानियां आ रही हैं विरोध के बिगुल के, उसने तो कुछ और नए किस्म के भी रिकॉर्ड तोड़े हैं मित्रों। वहां पे कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं VY विजयेंद्र। जब वहां कर्नाटक के लोकसभा टिकटों के वितरण के लिए VY विजयेंद्र दिल्ली आए थे और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के साथ जो गोपनीय बातचीत विजयेंद्र ने की, उनके साथ कर्नाटक बीजेपी के कुछ और चंद वरिष्ठ नेता थे मौजूद, जो गोपनीय बातें की, दूसरे कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कर्नाटक में उसे सार्वजनिक कर दिया। आप इसे इस तरह से समझें कि जिनके बारे में बताया गया कि वो कैंडिडेट अच्छे नहीं है विजयेंद्र जी की तरफ से, उनमें X कमी है, दूसरे कमी में Y कमी है, Z कमी है, वो तमाम कमियों की बात उन उम्मीदवारों तक पहुंच गई और जो कर्नाटक बीजेपी की गोपनीय रणनीति थी वो भी आउट हो गई। तो कर्नाटक में तो बीजेपी के बिल्कुल रिकॉर्ड टूटते हुए दिख रहे हैं विरोध के बिगुल के। तो कर्नाटक की स्थिति से आप लोग अवगत हो गए और खुद बीजेपी के लोग अब मानते हैं कि कर्नाटक में 2019 के प्रदर्शन को करना संभव नहीं है बीजेपी की आंतरिक लड़ाई के कारण। दक्षिण के द्वार बीजेपी में पहले ही, अगर हम लोग विधानसभा चुनाव में देखें, कर्नाटक में वो द्वार बंद हो चुके हैं, तेलंगाना में वो द्वार में कांग्रेस ने अच्छे से तालाबंदी कर दी है, लेकिन अब बीजेपी के भीतर ने स्थिति और भी भयावह कर दी है। आइए मित्रों, एक अन्य राज्य में ले चलता हूं, राजस्थान, जहां 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन विरोध के बिगुल वहां भी बज रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उनको अगर टारगेट सीधा सीधा पर्दे के पीछे से टारगेट कर रही हैं वसुंधरा राजे, लेकिन अगर पर्दे के सामने से देखें, जो गजेंद्र सिंह शेखावत को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शेरगढ़ से विधायक बाबू सिंह राठौर। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से चुनाव लड़ रहे हैं मित्रों, और बाबू सिंह राठौर ने जोधपुर शहर में गजेंद्र सिंह शेखावत के विरोध में पोस्टरबाजी कर दी है। अगर मैं ये चीज़ कहूँ कि अब तक के अपने लंबे पत्रकारिता के अनुभव में मैंने ये देखा है कि अलग अलग पार्टियों में आप लोग कहेंगे बगावत के बिगुल होते हैं, बसते हैं, कई बार लोग पार्टी में होते हैं और पार्टी विरोधी गतिविधियां करते हैं, लेकिन अगर मैं चुनाव के समय में कहूँ तो मैंने ये चीज़ देखा है कि दिन के उजाले में तो लोग पार्टी के डर से, दूसरे अन्य पार्टियों में भी पार्टी अनुशासन में रहते हुए पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार करते हैं। लेकिन शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर ने खुलेआम जोधपुर शहर में और आसपास में गजेंद्र सिंह शेखावत के विरोध में जो है कि वो उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद कर दी है। रात के अंधेरे वाली आवाज़ नहीं मित्रों, दिन के उजाले वाली आवाज़। राज्यवर्धन सिंह राठौर जो मंत्री बनाए गए हैं, जब वो सड़क पे चल रहे थे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया था, शिकायत कर रही थी। कुछ वो दृश्य याद आ गए जैसे बिहार में एक वरिष्ठ बीजेपी नेता को काले झंडे बीजेपी के कार्यकर्ता खुद ही दिखा रहे थे। ये तमाम दृश्य हैं, हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, आप मीडिया डोमेन में चर्चा में सुन रहे हैं राजस्थान को लेकर कि राहुल कसवा जो है कि वो बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में आ गए। अरे वो तो उन्होंने तो बीजेपी छोड़ दी, कांग्रेस में आ गए, वो तो एक मजबूत स्थिति है ही, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में हैं उनके तरफ से आवाज़ बुलंद हो रही है। मैं पहले भी कह रहा था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे को नजरअंदाज किया, उनको कॉर्नर ऑफ किया, तभी से ये उम्मीदें लगाई जा रही थी कि कहीं न कहीं पर्दे के पीछे से कुछ कहानियां होंगी और उसकी तस्वीरें अब दिखनी शुरू हो गई हैं। ऐसे में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन पे बुरा असर पड़ने की उम्मीद है, अगर गृह मंत्री अमित शाह जी जल्द ही कोई एक्शन लेके इन्हें रोक नहीं पाते हैं। मित्रों, अब हम लोग आते हैं देश के सबसे बड़े सूबे जहां पे लोकसभा की 80 सीटें हैं। जी हाँ, लोकसभा की 80 सीट वाले सूबे से भी बगावत के बिगुल हम लोगों को दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। बीजेपी ने जब 51 टिकटों की सूची जारी की
प्रथम एक तरह से सूची जब जारी हुई थी उत्तर प्रदेश की, उसके बाद से ही अलग अलग जगहों पे विरोध हो रहे हैं बीजेपी में। और विरोध कोई बाहर के लोग नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के लोग कर रहे हैं। विरोध की खबर बस्ती से आती है, जहां पे कि बीजेपी ने सांसद हरीश द्विवेदी जी को टिकट दिया। उन्होंने चुनाव कार्यालय खोलने का प्रयास किया, लेकिन उनके चुनाव कार्यालय को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही जो है कि उसमें तोड़फोड़ करके चुनाव कार्यालय खोलने नहीं दिया। बीजेपी के सलेमपुर के प्रत्याशी वीरेंद्र कुशवाहा जी का वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता सलेमपुर में खुद ही विरोध कर रहे हैं, वहां पे भी विरोध की स्थिति बनी हुई है। सीतापुर से भी कुछ वीडियो दिखे हैं विरोध करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के। तो कुशीनगर में भी चीजें देखी गई हैं विजय कुमार दुबे के विरुद्ध, जो वहां के प्रत्याशी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण घोसी में जब ओम प्रकाश राजभर के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, तो वहां पे भी कई सारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो अब समाजवादी पार्टी के खेमे में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर तरफ से पार्टी में चुनाव के मुहाने पे जो बगावत हो रही है बीजेपी में, वो बिल्कुल एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम और स्थिति के रूप में उसे देख सकते हैं। कर्नाटक का वर्णन कर रहा था, एक छोटा सा तथ्य और रख देता हूं। तेजस्वी सूर्या, उनके कई सारे समर्थक कर्नाटक में, उन्होंने तेजस्वी सूर्या को छोड़ के वो दूसरे खेमे में जो है कि भारी संख्या में लोग आए। मैं उसके ऊपर बाद में विस्तार से भी चर्चा करूंगा किसी अगले वीडियो में। लेकिन अभी तो उत्तर प्रदेश के बाद मित्रों, अब मैं थोड़ा आप लोगों को बिहार की यात्रा पे ले जाऊंगा। बिहार में एनडीए के भीतर तो भीतराघात की एक अजीबोगरीबी कहानी है, जिससे वहां पे अगर आप टिकटों का वितरण हम लोग देखें मित्रों, जो टिकटों का वितरण हुआ है, 17 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है बिहार में। 16 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़ रही है। 5 सीटों पर चिराग पासवान वो लड़ रहे हैं चुनाव। अब वहां पे स्थिति क्या बनी है, वहां के समीकरण ऐसे बन गए हैं कि सबसे पहले तो जो चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में जो दूरी बनी हुई है, गठबंधन के सहयोगियों के बीच की दूरी, वो सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर जो है कि गठबंधन बना तो लिया है, लेकिन वहाँ पे विरोध कुछ अलग किस्म का पार्टी गठबंधन। अभी तो मैं बीजेपी के बारे में बाद में बात करूँगा, अभी मैं पहले खंड में मैं चर्चा करूँगा कि 16 सीट जो जदयू को मिली है और 5 सीटें जो चिराग पासवान को मिली है, वो संकट के दायरे में है मित्रों। एक तरह से 21 सीटें संकट के दायरे में। क्यों है संकट के दायरे में? क्योंकि अगर आप लोगों को बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में जानकारी, कुछ पुराने तथ्य अगर मैं ध्यान दिलाऊं, तो उस समय चिराग पासवान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हनुमान भक्त के रूप में सामने में प्रकट हुए थे। और उन्होंने अपने, चूंकि वो चुनाव भी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर लड़ रहे थे, तो जहाँ जहाँ पे नीतीश कुमार के प्रत्याशी थे, चिराग पासवान ने केवल अपने प्रत्याशी वहीं खड़े किए थे। भारतीय जनता पार्टी के वोटों और भारतीय जनता पार्टी के समक्ष उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे। यही कारण रहा कि नीतीश कुमार के सीटों की संख्या घटकर वो एक छोटे पार्टनर बन गए। विधानसभा चुनाव में वो 43 सीट लाए थे, बाद में उसमें 2 और लोग जुड़ गए, 45 सीटों पे उनकी संख्या पहुंची थी उस समय, जबकि बीजेपी बड़े पार्टनर के रोल में आ गई थी। तब से नीतीश कुमार उन्हें पसंद नहीं करते और चिराग पासवान नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते। इन जगह पे इन लोगों के बीच में वोटों का ट्रांसफर कैसे होगा, ये सबसे सॉफ्ट टारगेट है। और यहाँ पे इन स्थिति में बीजेपी के लिए सीटें निकालनी, एनडीए के लिए सीटें निकालनी बहुत मुश्किल चीज़ है। ये तो मैंने बिहार एनडीए के घमासान के बारे में बताया, इसलिए माना जा रहा है कि जदयू के जो 16 सीट है उसमें से जदयू 1-2 सीटें निकाल लें तो वही बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति होगी, और चिराग पासवान अपनी ही सीट निकाल लें तो वो एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति बनेगी। सारी सीटें बाकी इनके अपने अंदरूनी झगड़े के कारण उन सीटों पे गठबंधन का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी के 17 सीटों की स्थिति क्या है मित्रों, उसको लेके भी मंथन करने की जरूरत है। क्योंकि बिहार बीजेपी के जो विधायक हैं, वहां पे विधायकों में जातीय गोलबंदी हो रही है। विशेषकर सवर्ण विधायकों के 2 जातियों के बारे में जो सूचनाएं आ रही हैं, वो चौंकाने वाली सूचनाएं आ रही हैं। वहां के राजपूत विधायक अलग से घेराबंदी कर रहे हैं। उनमें एक अलग सा असंतोष है कि राजपूतों को सही ढंग से जो है कि प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हो रहा है बीजेपी के भीतर, सही ढंग से उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा है।
इसी तरह से जो बीजेपी के भूमिहार विधायक हैं उनमें भी असंतोष है, और उनमें असंतोष यह है कि बीजेपी भूमिहारों को समुचित ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है। कहानियां तो यहां तक आ रही हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं मित्रों, हालांकि अपुष्ट सूत्रों के हवाले से ये सूचनाएं हैं, ये चूंकि काफ़ी अंदरूनी मामले वाली चीज़ है। कहा यह भी जा रहा है कि जब राजपूत विधायक बैठक कर रहे थे पटना में किसी एक विधायक के यहाँ पे, दिल्ली से आला कमान के किसी बड़े व्यक्ति ने फ़ोन भी किया था और उन लोगों ने फ़ोन भी नहीं उठाया था। आप सोच सकते हैं कि जो बीजेपी में बगावत है वो अब सर पार कर रहा है धीरे धीरे। ऐसे स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि बीजेपी जो कि मानी जाती है काफ़ी ज़्यादा कठोर अनुशासन के लिए, तमाम तरह की चीज़ों के लिए, जहाँ पे इस प्रकार की बगावती तेवर प्रायः देखने के लिए नहीं मिलता, जो दुनिया को दावा करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आखिर उस पार्टी में ही ये खलबली कैसे मची हुई है। और जो सबसे बड़ा, अगर इस खलबली के ऊपर गृह मंत्री अमित शाह जी की जो सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है कि वो पार्टी को काफ़ी अनुशासित रखते हैं, तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक चलेंगे कि वो कर्नाटक से लेके बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हर तरफ जो है कि वो एक अनुशासन बना के रख सकेंगे और बीजेपी में बगावत के बिगुल को शांत करा पाएंगे। लेकिन अब तक, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मित्रों, प्रयास ज़रूर हो रहे होंगे अमित शाह जी के, लेकिन उनके प्रयास अब तक रंग लाते हुए नहीं दिख रहे हैं। और अगर गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रयास ये रंग नहीं लाएंगे तो यकीन मानिए कि अभी जब पूरा देश अब होली के उत्सव के रंग में डूबा हुआ है, बीजेपी को फिर बेरंग होने से कोई नहीं रोक सकेगा। धन्यवाद मित्रों।